ओके, तो आज हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं और हीट ट्रांसफर में मेनली कंडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो हीट ट्रांसफर होता क्या है? तो मान लिया जाए कि कोई दो बॉडी है, एक हायर टेम्परेचर पे है, एक लोअर टेम्परेचर पे है। तो क्या होगा, ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में एक एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगा और ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये जो हीट यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इससे इसमें जो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी और ए सिस्टम एट हायर टेम्परेचर टू वन एंड एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर एंड इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। ये क्या कहलाता है, हीट ट्रांसफर कहलाता है। तो मेनली मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस अपने सिलेबस में कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस देखेंगे कन्वेक्शन होता क्या, लेकिन मेनली हम लोग फोकस करेंगे किस पे, कंडक्शन पे, और देन आफ्टर रेडिएशन। ओके, तो देखते हैं, पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि कंडक्शन होता क्या है, रेडिएशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो कंडक्शन जो होता है बाबू, ये जो कंडक्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स के एनर्जी ट्रांसफर की वजह से होता है। जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मान लिया कि कोई सिस्टम है, इसमें मॉलिक्यूल्स है इतना सारा, ये सब जो आपस में जो टकराएंगे, ये मॉलिक्यूल्स इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल्स इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल्स इससे टकराएगा, तो उसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो उस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से जो ट्रांसफर हुआ एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन। और इसके लिए मीडियम को होना बहुत जरूरी है। अगर मीडियम नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा। तो इट कैन बी एग्जिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, मतलब या तो सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या गैस हो, कुछ भी हो, बट मीडियम चाहिए इसको। मीडियम रहेगा तभी हो पाएगा। अब देखते हैं रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से नहीं होता है, ये इसमें वेव्स की वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो रेडिएशन जो निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसकी वजह से होता है। तो हीट ट्रांसफर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें रेडिएशन के फॉर्म में होता है। जैसे सूर्य से जो रोशनी आता है, सूर्य से जो एनर्जी आता है, वो सब एनर्जी कहाँ है, पार्टिकल्स तो है नहीं, बीच में से होकर आता है। जहां बीच में वैक्यूम भी है, कुछ नहीं है, तो वहां तो पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन हमारे तक तो पहुंच रहा है। तो रेडिएशन के लिए कोई वैक्यूम की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वैक्यूम। और इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेंसिटी चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो मास ट्रांसफर होता है, इसमें मास ट्रांसफर की वजह से होता है, उस मास मूवमेंट की वजह से जो होता है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। इसमें एनर्जी मूवमेंट, इसमें एनर्जी ट्रांसफर, इसमें मास मूवमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कंडक्शन में क्या लिखा हुआ है। कंडक्शन बोला है, इट एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ मीडियम। ये हम लोग देख चुके। मेनली हम लोग इसको सॉलिड में पढ़ते हैं। इन सॉलिड्स इट इज मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सॉलिड में ये मेन मोड है, हम लोग यही फॉलो भी करते हैं। और आपको बता दूं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो है हीट ट्रांसफर के बारे में जो पढ़ेंगे, वो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेगा। बताऊंगा कि स्टडी स्टेट है क्या, लेकिन मेनली जो फोकस करना है मुझे स्टडी स्टेट करना है, अनस्टडी नहीं पढ़ना नहीं है। हाँ, कभी से अगर वो पूछ दे कि अनस्टडी का क्या होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ आइडिया तो हम लोग लेंगे। ओके, तो अब जानना चाहते हैं कि हीट करंट का, जैसे करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, हीट करंट। उसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रिकल करंट। तो यहाँ पे भी हीट करंट है। हीट करंट मतलब इसमें हीट फ्लो हो रहा होगा, कोई एक एरिया में, कोई एक क्रॉस सेक्शन में कितना हीट फ्लो हो रहा है एक टाइम पे, उसी को तो हीट करंट कहेंगे। तो इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग हीट करंट को। बोला है लाइक इलेक्ट्रिक करंट, इट इज मीन्स हीट ट्रांसफर, हीट करंट, इट इज रेट ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड हीट करंट। अगर मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई रॉड है या कुछ भी है, तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट में हीट फ्लो हो रहा है, किस रेट से, इतना जूल पर सेकेंड या इतना जो भी, वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग हीट करंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, हीट करंट कहेंगे। वही लिखा हुआ है समझने के लिए, ताकि बाद में कितना हीट किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हीट करंट कहेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ओरिजिनल कंडीशन पे, स्टडी स्टेट हीट कंडीशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनस्टडी स्टेट हीट कंडीशन। तो देखते हैं कि स्टडी स्टेट होता क्या है। तो देखो, स्टार्टिंग में हुआ क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा रॉड है, ये हमारा क्या है, रॉड है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, रॉड है। इस रॉड को यहाँ पे एक गर्म कोई हॉट चीज रखा हुआ था, जिसका टेम्परेचर हाई था T1, और इस रॉड को लाके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ दूसरा टेम्परेचर है, ठीक है। अब होगा क्या कि रॉड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जो रॉड के पास क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, अपना सारा पार्टिकल्स है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये T1 अपना हीट कुछ देगा इस पार्टिकल्स के पास, पहला पार्टिकल्स का, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर है, पार्टिकल्स तो भी नॉर्मल था, रूम टेम्परेचर पे था, ये रॉड को लाके हम अटैच किए हैं इस हायर टेम्परेचर से। तो होगा क्या
कि ये मॉलिक्यूल्स यहां से जो एनर्जी मिलेगा उसमें से कुछ एनर्जी अपने पास रख लेगा और बचा हुआ एनर्जी दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देगा। फिर ये भी कुछ एनर्जी रख लेगा और बचा हुआ एनर्जी अपने नेक्स्ट वाले को, ये भी कुछ रख लेगा, बचा हुआ नेक्स्ट वाले को, ये भी कुछ रख लेगा, बचा हुआ अपने नेक्स्ट वाले को। सिमिलरली फिर से ये कुछ और दे देगा, फिर से ये और एनर्जी देगा, फिर थोड़ा सा रख लेगा और बचा हुआ नेक्स्ट को, फिर से थोड़ा रख लेगा, बचा हुआ नेक्स्ट को, फिर से रख लेगा, बचा हुआ नेक्स्ट को। इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम आएगा कि जब इधर से हीट देगा तो इस पार्टिकल का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ये तो सोर्स है, बहुत टेम्परेचर है, लेकिन इसका और इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे ये अपने पास कुछ भी एनर्जी नहीं रखेगा। जितना भी एनर्जी यहां से मिलेगा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां ट्रांसफर कर देगा। ये भी अपना उस टाइम पे मैक्सिमम पहुंच गया होगा, ये भी कुछ एनर्जी नहीं रखेगा, जितना आया उतना ही फॉरवर्ड कर दिया, जितना आया उतना ही फॉरवर्ड कर दिया। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी एनर्जी नहीं रख रहा है, जितना एनर्जी मिल रहा है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। तो क्यों, क्योंकि कुछ लॉस नहीं हो रहा है, कुछ रख नहीं रहा है, जितना आ रहा है उतना ही भेज रहा है। ठीक है, तो dq by dt इन जितना यहां से मिला, dq by dt इन जितना यहां से मिला पार्टिकल्स के पास उतना ही ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट वाले को, dq by dt आउट। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, कब, शुरू में तो रख रहा था और बचा हुआ पार्ट भेज रहा था, लेकिन एक टाइम आया था कि इस पार्टिकल का टेम्परेचर ऑलरेडी इसके बराबर हो गया था, तब रख नहीं सकता था, अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया था। ये भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया था, ये भी अपने मैक्सिमम पे, ये भी अपने मैक्सिमम पे, ये भी अपने मैक्सिमम पे, ये अपने मैक्सिमम पे। तो अब नहीं रख सकता, अब जितना भी मिलेगा सीधे इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, इसको दे देगा। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं स्टडी स्टेट कंडक्शन। वही लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ना, जितना लिया उतना ही दे दिया, 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 तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है। एक फिक्स अमाउंट हो गया है कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जितना आ रहा है सेम अमाउंट इतना देते जा रहा है, सेम अमाउंट ट्रांसफर करते जा रहा है। तो वही लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एट एनी पॉइंट विथ टाइम द सिस्टम इज कॉल्ड in steady state, means there is no accumulation of energy takes place in any part of rod। कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी अपने पार्टिकल्स अपने पास नहीं रख रहा है, जितना मिल रहा है उतना दे दे रहा है। तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टडी स्टेट। अब अनस्टडी में क्या हो रहा होगा, जो पहले वाला काम था कि कभी ऐसा सिस्टम आया ही नहीं कि दोनों का सबका टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब अपने लिमिट पे पहुंच गया और ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सेम अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि अनस्टडी में कि अपने पास पार्टिकल्स रखना चालू कर देगा। मीन्स यहां से जितना पार्टिकल्स आया, यहां से जितना एनर्जी आया, उसमें से कुछ एनर्जी पार्टिकल्स रख लिया और कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया। पिछला वाला में क्या हो रहा था, एक टाइम आया था कि जितना एनर्जी आया उतना ही एनर्जी ट्रांसफर किया, तो स्टडी स्टेट था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जितना एनर्जी आया उसमें से कुछ पार्ट रख लिया और रिमेनिंग पार्ट को फॉरवर्ड किया। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टडी स्टेट कहते हैं। मतलब कि जितना आया dq by dt जो इन था वो dq by dt आउट के बराबर नहीं होगा, वो इस पार्टिकल्स को गर्म करने में अपने आप में रख लिया और उसको अपने पार्टिकल्स को हीटिंग प्रोसेस में रख देगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ डीएम एलिमेंट। डीएम एलिमेंट मीन्स यहाँ पे जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सबको मैं डीएम एलिमेंट मान रहा हूँ, छोटे छोटे जितने पार्टिकल्स है। ठीक है, रेट ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ डीएम एलिमेंट चेंजिंग। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी रख लिया है इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर बढ़ेगा और बाकी भेज देगा कुछ कुछ। तो ये जो रख रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यानी कि पहले वाले में क्या था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, सब इक्वल, जितना हीट आ रहा था पूरा भेज रहा था, जितना हीट आया पूरा, लेकिन इसमें हीट रख ले रहा है, मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। वही लिखा हुआ है, रेट एट विच टेम्परेचर डीएम एलिमेंट चेंजिंग। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है। अब देखो कितना से वो हीट ले रहा होगा, कितना से वो गर्म हो रहा होगा, ये देखो कितना से गर्म हो रहा होगा। तो देखो यहां से मान ले जाए कि 10 जूल एनर्जी आया, यहां से यहां पे 10 जूल हीट आया, इसने अपने पास 7 जूल रख लिया और इधर 3 जूल ट्रांसफर कर दिया, किया ना जी। तो कितना से ये गर्म हुआ, तो सिर्फ 7 जूल से। वो कैसे आया, आने वाला जितना dq by dt इन था 10 जूल माइनस आउटर वाला 3 जूल, यही से नया टेम्परेचर गर्म हो रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि जिससे वो, यही लिखा हुआ है कि जिससे वो गर्म हुआ वो कितना था, dq by dt इन माइनस dq by dt आउट, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अब हमको पता है कि q का फार्मूला हमको पता है कि m छोटा वाला पार्ट था इसलिए dm लिखे हैं, s डेल्टा t। ठीक है, अब क्योंकि dq by dt है तो यहां भी dq by dt लिखना पड़ेगा, इसलिए dq by dt लिखा हुआ है। ओके,
बस। तो ये हो गया आपका कि इस तरह से अनस्टडी का अगर क्वेश्चन आएगा तब को ऐसे बनाना है, और स्टडी का आएगा तो दोनों को इक्वल करके बनाना है, बस हो गया। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो फिर से वही बात कि जैसे यहाँ पे कुछ टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ लोअर टेम्परेचर हो गया, रॉड को कनेक्ट किया तो यहाँ से टेम्परेचर हीट लेना चालू हुआ। पहले क्या था, ठंडा, पहले क्या था, ठंडा। अब यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ से लिया हीट, कुछ अपने पास रखा, कुछ ट्रांसफर किया, कुछ रखा, कुछ ट्रांसफर किया, थोड़ी देर के बाद और यहाँ से मिला होगा, कुछ रखा, कुछ ट्रांसफर किया, कुछ ट्रांसफर किया, फिर मिला, कुछ रखा, ट्रांसफर किया, कुछ रखा, ट्रांसफर किया। तो इस तरह से हमको क्या पता चल रहा है कि इस वाले एंड पे ज्यादा टेम्परेचर है कंपेयर टू इस वाला। सिंपल देखो ना, एक बड़ा सा रोड लो, आप यहाँ पे पकड़ लो और यहाँ पे फायर ब्रिगेड, आग में जला दो, तो क्या होगा कि यहाँ वाला जल्दी गर्म होगा, यहाँ पे उससे कम गर्म रहेगा, और इस एंड पे सबसे कम गर्म रहता है कि नहीं रहता है। तो वही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कहता क्या है कि टेम्परेचर किस रेट से, टेम्परेचर इधर बढ़ने पे किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। चूंकि यहाँ हायर टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर यहाँ 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 है, उससे कम टेम्परेचर यहाँ, सबसे कम टेम्परेचर यहाँ है। तो किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो माइनस डी टी बाई डी एक्स, मतलब डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, एक्स मतलब एक्स के साथ माइनस, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। यहाँ है 10 केल्विन, यहाँ पे हो सकता है 8 केल्विन, यहाँ पे हो सकता है 6 केल्विन, यहाँ पे हो सकता है 4 केल्विन। तो इसलिए हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट भी पढ़े थे कि जैसे जैसे जाते हैं नीचे जाते हैं तो प्रेशर घटते जाता है, वही वाला काम था वहाँ पे। ओके, अब देखते हैं इन स्टडी स्टेट इफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज यूनिफॉर्म। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है तो उसको हम लोग लैग्ड रॉड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लैग्ड रॉड। उसको क्या बोलेंगे, लैग्ड रॉड। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म है, मतलब अगर स्टडी स्टेट का कंडीशन है और यूनिफॉर्म है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैग्ड रॉड। तो हमको पता है कि माइनस डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि ये स्टडी है, क्योंकि क्या है, स्टडी स्टेट है, तो माइनस डी टी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब कि हर जगह टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, हर जगह टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये रॉड था, जितना लिया उतना ही सेम अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, सेम अमाउंट इधर ट्रांसफर कर दिया, तभी तो स्टडी स्टेट है। तो हम लोग लिख दिए कि माइनस डी टी को यहीं पे छोड़ दिए, डी एक्स को उठा के इधर लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा, सी इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 से जिस टेम्परेचर तक हमको ले जाना होगा T तक, T1 से T तक। कहां से कहां तक है भैया, तो x इजिकल टू 0 से जहां तक भी लेंथ होगा रॉड का वहां तक, x तक। तो माइनस डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दिया, तो क्या गया, माइनस का t माइनस T1, हायर अपर वाला लिमिट माइनस लोअर वाला लिमिट, c कांस्टेंट बाहर, dx का हो गया x माइनस 0। ठीक है, ओके, माइनस को ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस टी इजिकल टू सी एक्स, T1 माइनस टी इजिकल टू सी एक्स, क्या हो गया, T1 माइनस टी इजिकल टू सी एक्स। ओके, इफ x इजिकल टू एल, अगर हम x इजिकल टू एल ले लें, x इजिकल टू क्या ले लें, एल ले लें, तो x इजिकल टू एल ले लेंगे तो देखो पिछला वाला रॉड में, पिछला वाला समझाने कर रहे हैं, यहाँ पे जुड़ा हुआ था कितना से, T1 से, और यहाँ पे जो था वो कितना से था, T2 से था। जब x इजिकल टू 0 था तो टेम्परेचर कितना था, T1। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस x इजिकल टू यहाँ पे टेम्परेचर कुछ था T, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा x इजिकल टू एल पे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जो इस एंड का है T2, तो वही लिखा हुआ है कैट x इजिकल टू एल T इजिकल टू T2, x इजिकल टू एल पे जब एंड पे पहुंचे तो T2 वाला हो गया, तो यहाँ पुट कर दो x इजिकल टू एल, इसमें पुट करोगे तो T के बदले क्या पुट करोगे, T2, तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इजिकल टू CL, T1 माइनस T2 इजिकल टू CL, तो C इजिकल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 बाई L, T1 माइनस T2 बाई L। अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया टेम्परेचर और x के रिलेटेड में, L के रिस्पेक्ट में। ये L x क्या है, x का ही तो वैल्यू है, x इक्वल टू 0 से 1 से 2 से लेकर जितना भी रॉड था वो L वाला, और ये टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वर्सेस लेंथ का हमको एक इक्वेशन मिल गया है, स्लोप मिल गया है, ग्राफ मिल गया है, तो हम इसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, सिंपल। तो ये हमने यहाँ पे लैग्ड के लिए, लैग्ड मतलब स्टडी स्टेट, लैग्ड मतलब स्टडी स्टेट यूनिफॉर्म, ठीक है, उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया। तो क्या देखा कि जब हमारे पास लेंथ 0 था, जब x इजिकल टू क्या था 0, तो टेम्परेचर उस पॉइंट पे कितना था, T1। फिर जैसे जैसे हम लोग x बढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और कैसा, यूनिफॉर्म, तो देखो यूनिफॉर्म डिक्रीज कर रहा है, और जब x इजिकल टू एल पे पहुंच गए थे,
मतलब रॉड का अंतिम छोर पे, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया था T2, तो इसका टेम्परेचर हो गया T2। तो इसी ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे कि टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ हो गया, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का ग्राफ हो गया, dt/dx हो गया, और x = 0 से x = l तक हो गया। और ये ग्राफ तभी होगा वैलिड जब ये लैग्ड होगा। लैग्ड मतलब जब इसके पास यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा और स्टडी स्टेट का कंडीशन होगा तब। अगर ऐसा नहीं है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि स्टडी स्टेट नहीं है, तो क्या होगा, लैग्ड बन जाएगा अनलैग्ड। लैग्ड क्या बन जाएगा, अनलैग्ड। और ये ग्राफ कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, तो इसके कंडीशन में ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इसके कंडीशन में ग्राफ ऐसा बन जाएगा जब x = 0 पे टेम्परेचर T1, x = l पे टेम्परेचर T2, बट ये स्टेट नहीं है इस बार, थोड़ा सा ऐसे कर्व जैसा बनेगा, और ये अनलैग्ड का ग्राफ है, और रहेगा तो सेम ही टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx। ठीक है, अब आगे आते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म रड। ठीक है, अभी हम लोग देख लिए कि रेट ऑफ हीट फ्लो। अब देखो हीट करेंट जो था वही तो रेट ऑफ हीट फ्लो है। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, हीट करेंट ही तो है, हीट करंट ही है ना जी। रेट ऑफ हीट फ्लो हीट करंट है, ओके हीट करंट है, तो H हीट करंट क्या था, dq/dt, किस रेट से टेम्परेचर जा रहा है। तो मान लीजिए कि एक रॉड था जिसका इस एंड का टेम्परेचर T1 था, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, और इसमें हीट फ्लो, ये हीट फ्लो हो रहा है करंट, हीट करंट H। हमको पता है H = dq/dt एंड dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ dt/dx। अभी हम लोग देखे थे पिछले काम में कि रेट ऑफ चेंज कैसे से आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dt/dx, और साथ साथ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा। जितना ज्यादा एरिया, अगर इतना बड़ा रॉड है तो इतना सारा हीट फ्लो होगा, अगर इतना सा ही एरिया है तो सिर्फ इतना ही हीट फ्लो होगा। यानी कि ये इस पे भी डिपेंड करता है, हीट ट्रांसफर dt/dx पे भी डिपेंड करता है कि किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर दोनों का मैं कंबाइंड इफेक्ट ले लूं तो dq/dt इज टू माइनस ऑफ dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ a dt/dx हो जाएगा। dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ a dt/dx। और अगर प्रोपोर्शनलिटी में हटाऊं, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो उसके बदले एक कांस्टेंट आ जाएगा k, तो dq/dt इज टू माइनस k a dt/dx। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस जैसे ही हम इधर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, इसलिए माइनस साइन है, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो के, ये जो के आया, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। तो रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो dq/dt इज इक्वल टू, हमको पता चल गया, माइनस ऑफ k a dt/dx। याद कर लेना, माइनस ऑफ k a dt/dx। इफ रॉड इज यूनिफॉर्म, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। देन अगर दोनों यूनिफॉर्म है, रॉड भी यूनिफॉर्म है, रॉड ऐसा नहीं है कि एक रॉड ऐसा 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 रॉड नहीं है, गलत हो जाएगा फिर। ठीक ना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट भी यूनिफॉर्म है, मतलब ये वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तब के लिए सब हम लोग पढ़ रहे हैं और यही पढ़ना है हमको। देन dt/dx इज टू T1 - T2/L हो जाएगा। तो जाके पुट कर देते हैं dt/dx के बदले, तो जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, KA और माइनस dt/dx ही तो होता है T1 - T2/L, तो T1 - T2/L। तो ये फार्मूला आज से रट लो, याद कर लो, और तुमको हीट ट्रांसफर पूछे, हीट करंट पूछे, ए पूछे, कंडक्टिविटी पूछे, टेम्परेचर पूछे, कुछ भी पूछे, लगाओ और सोल्व कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं थर्मल इलेक्ट्रिक एनालॉजी। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम रिलेट कर रहे हैं जो गर्म करने से जो टेम्परेचर आ रहा है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें, और जो करंट हो रहा है उसमें। तो देखो एक चीज बताओ, अगर यह हमारा रॉड है, इसमें हीट ट्रांसफर, हीट करंट H हो रहा है, यहाँ का एरिया A है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, T2 है, और लेंथ कितना है, L है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस की बात करें, A रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो डेल्टा V वोल्टेज डिफरेंस इज इक्वल टू IR, हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े थे, सो I इज इक्वल टू V1 - V2/R पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे हीट करंट H इज इक्वल टू, यहाँ जो I है यही ना यहाँ पे H था, H इज इक्वल टू हम लोग KA T1 - T2/L पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ओके। तो H इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, T1 - T2, और KA को अगर नीचे उठा के लाना है तो L/KA हो जाएगा, कोई दिक्कत। और L/KA को ही कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। L/KA को क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। L/KA को क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। याद कर लो, L लेंथ डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया, इसको कहेंगे क्या, थर्मल रेजिस्टेंस। और इसमें जो R था वो होता है L/σA। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स, तब देखेंगे हम लोग क्या होगा, +2 का ही पार्ट है। ठीक है, तो देखो L बाई सिग्मा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहां भी क्या है, L बाई के, बस जो डिफरेंस है वो क्या है, यहां सिग्मा है और यहां क्या है, K है। क्योंकि ये थर्मल कंडक्टिविटी था इसलिए K है, यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था इसलिए सिग्मा है। बस दोनों सेम ही चीज है, देखो सेम इक्वेशन आया है। ओके जी, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। दोनों को हम एक दूसरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस अभी बताए थे ना, क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस, देख लो अभी बताया थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L बाई के ए। ठीक है, याद रखना। देख लो, मान लिया कि ये कोई रॉड था जिसका टेम्परेचर T1 था, T2 था, लेंथ A था, क्रॉस सेक्शन एरिया A था। dq बाई dt क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L बाई के, और उसको RTH लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो यही हम डायरेक्टली यूज कर लिए हैं कि dq बाई dt क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 बाई RTH, और RTH क्या होता है, L बाई के। यही तो हम ऑलरेडी पीछे डिराइव हो चुका है। ठीक है, वेयर के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी और नॉट वेरिंग है, कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट के लिए पढ़े हैं। ठीक ना, कांस्टेंट के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पढ़े हैं, यूनिफॉर्म रॉड के लिए पढ़े हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही छोटा सा है। बोल रहा है कि नीचे है स्टीम जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। स्टीम कहाँ पे रखा हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, और बीच में एक ऐसे कॉपर स्लैब रखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ये सब फिक्स है, ये सब क्या है, फिक्स है। यहाँ पे स्टीम है 100 डिग्री पे, एक कॉपर स्लैब रखा हुआ है, और इस कॉपर स्लैब के ऊपर क्या रखा हुआ है, आइस रखा हुआ है, आइस, जो कि इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब इज गिवन एज 50 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब दिया हुआ है। इफ द रेट एट विच आइस विल मेल्ट इज 25 ग्राम पर सेकंड, और जो आइस मेल्ट हो रहा है वो 25 ग्राम एक सेकंड में मेल्ट कर रहा है। तो बोला द फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर स्लैब। के पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है 25 ग्राम पर सेकंड क्या हो गया, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रहा है मतलब क्या, dm बाई dt। मेल्ट हो रहा है मतलब क्या, dm बाई dt। ओके, हमको पता है, क्या पता है कि देखो ये मेल्ट हो रहा है, आइस कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइस कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रहा है, मतलब कि प्रोसेस क्या हो रहा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री वाटर। और इसमें कौन सा केस आता है, लैटेंट हीट वाला, मतलब कि Q इक्वल टू कौन सा फार्मूला होगा, LF इंटू M वाला, याद है ना। तो चलो चालू कर देते हैं। हमको पता है क्या कि dq बाई dt इक्वल टू होता है dm बाई dt इंटू LF। Q इक्वल टू क्या होता था, M इंटू LF। M इंटू LF छोटा पार्ट है इसलिए D लगा हुआ है, और बाई dt है इसलिए यहां भी dt लगा दिया, कोई दिक्कत। और दूसरा फार्मूला हमको और पता है कि जो dq बाई dt होता है वो T1 माइनस T2 बाई L बाई K के बराबर होता है। अभी हम लोग देखे थे। तो T1 दिया हुआ है कितना है, 100 डिग्री पे। आइस कितना पे रखा हुआ है, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई लेंथ दिया हुआ था कितना, 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। देखो दिया हुआ है कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये देखो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वहां पुट कर दिया 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, ठीक है जी। के ये देखो नीचे था के ए, ऊपर चला जाएगा के ए, तो के छोड़ दिए। एरिया क्वेश्चन में दिया है 50 इंटू 20 मीटर स्क्वायर, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। सोल्व कर दिया, सोल्व किया तो आया कितना, सोल्व किया तो कितना आया, ये देखो यहाँ मीटर स्क्वायर था, सोल्व किया तो कितना आया, dq बाई dt इक्वल टू, यहाँ से कट पिट कर लेना, अपने से कैलकुलेशन कर लेना, 200 के ये के कंडक्टिविटी वाला 200 के डिग्री सेंटीग्रेड मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर। देखो चूंकि लेंथ नीचे 1 मीटर था, देखो यहाँ पे एक लेंथ मीटर था और यहाँ पे एरिया वाला एक लेंथ मीटर स्क्वायर था, तो ये मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मीटर बचेगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा। इतना डिग्री सेंटीग्रेड मीटर, डिग्री सेंटीग्रेड मीटर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हमको पता है कि dq बाई dt, एक और इक्वेशन हमारे पास था, dq बाई dt इक्वल टू dm बाई dt इंटू LF, था कि नहीं था, और ये भी dq बाई dt था, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब दोनों को इक्वेट कर दो तो dq बाई dt कितना आया, dm बाई dt दिया हुआ क्वेश्चन में कितना के 25 ग्राम पर सेकंड, और LF हमको पता है कि 80 कैलोरी होता है, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dq बाई dt आ गया। यहाँ से dq बाई dt इतना आया, और पिछले वाले से dq बाई dt कितना आया था, इतना आया था। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट करके कैलकुलेशन कर दो, तो यहां से के आ गया कितना, 42 वाट पर, 42 वाट आया ना, 42 जूल पर सेकंड को हम लिख सकते हैं वाट, और नीचे मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, इतना पर डिग्री सेंटीग्रेड मीटर, या मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी बोलो। तो यहां से हमको के आ गया, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अगर दो रॉड अलग अलग को जोड़ देंगे तो कैसे हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं,
वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से रॉड में कैसे हीट ट्रांसफर होगा वो निकालेंगे हम लोग, और उसका न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, बात की बात है। थैंक यू। तब